वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया है, इसी चैनल पर अपलोड है। आज पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन का। पहली प्रीपोजिशन हम स्टार्ट करेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स में फ़र्क क्या है। बिसाइड जो है, बिसाइड एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ या मेरे साथ में आप बोल सकते हो बिसाइड। जो बिसाइड्स है, BESIDS, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन नहीं है, ये एक कंजक्शन की तरह यूज होती है। ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाती है। लेकिन बिसाइड जो है, बिसाइड एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाय द साइड ऑफ। ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक पोजीशन बताती है। लेकिन बिसाइड्स एक कंजक्शन है, ये एडिशन करती है, दो सेंटेंस को आपस में मर्ज करती है, इकट्ठा करती है, एक सेंटेंस बनाती है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स की। एग्जांपल है रवि वाज सिटिंग डाइजेस्ट मी ऑन द बेंच। रवि जो है वो बेंच पर बैठा है। रवि वाज सिटिंग डाइजेस्ट मी ऑन द बेंच, मेरे साथ में रवि बेंच पर बैठा है। इसके लिए यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? बिसाइड्स आएगा, क्योंकि बिसाइड यूज होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, मेरे साथ में, ये मेरे पास में। रवि वाज सिटिंग बिसाइड, यहाँ पर बिसाइड आएगा BESIDE। यहाँ पर बिसाइड आएगा, क्या आएगा? बिसाइड आएगा। रवि वाज सिटिंग बिसाइड मी ऑन द बेंच। जो दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है, दूसरी प्रपोजिशन है डैश माई पेरेंट्स, डैश माई पेरेंट्स माई कज़िन वर आल्सो प्रेजेंट एट द पार्टी। मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे कज़िन भी पार्टी में प्रेजेंट थे। यहाँ पर क्या आएगा? हमने ऊपर पढ़ा था जो बिसाइड आता है वो बिसाइड आता बाय द साइड ऑफ के लिए, मेरे साथ में बैठे हैं। यहाँ पर दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे कज़िन भी पार्टी में प्रेजेंट थे। हमने पढ़ा था बिसाइड जो है ये कंजक्शन है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ती है और एडिशन का काम करती है। यहाँ पर बिसाइड्स आएगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स माई पेरेंट माई कज़िन वर आल्सो प्रेजेंट इन द पार्टी। मेरे पेरेंट्स के अलावा, मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे कज़िन भी पार्टी में मौजूद थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में अगर लिविंग होगा तो उसके साथ बाई यूज़ होगा। काउंटेबल में अगर नॉन लिविंग होगा तो उसके साथ विद का यूज़ होगा। अनकाउंटेबल अगर कोई चीज़ होगी उसके साथ इन का यूज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको देखो। अगर काउंटेबल, कोई भी चीज़ काउंटेबल है, अगर वो लिविंग है, काउंटेबल भी है, लिविंग है, तो उसके साथ क्या यूज़ होगा? उसके साथ बाई का यूज़ होगा, BY, बाई का यूज़ होगा। अगर कोई चीज़ काउंटेबल है लेकिन नॉन लिविंग है, उसके साथ विद का यूज़ होगा, उसके साथ विद का यूज़ होगा। अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ एक ही वर्ड आपने याद रखना है, इन का यूज़ होगा। लेकिन काउंटेबल में देखना है लिविंग है फिर बाई, नॉन लिविंग है फिर विद। इस पर हम एग्जांपल्स करेंगे, इस पर हम एग्जांपल करेंगे। एक पहली एग्जांपल है ही रोट अ लेटर डैश ब्लड डैश फीदर। ही रोट अ लेटर डैश ब्लड डैश फीदर। हमने अभी पढ़ा था अनकाउंटेबल कोई चीज़ होगी तो अनकाउंटेबल के साथ आप सीधा इन लगाओगे, अनकाउंटेबल के साथ आप सीधा इन लगाओगे। क्या लगाओगे? इन लगाओगे। तो यहाँ पर ब्लड है, ब्लड जो है अनकाउंटेबल है, तो ब्लड के साथ हम इन लगाएंगे। ही रोट अ लेटर इन ब्लड, इन ब्लड। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर कोई चीज़ काउंटेबल है लेकिन वो नॉन लिविंग है तो उसके साथ हम विद का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो फीदर है, फीदर जो है काउंटेबल है लेकिन नॉन लिविंग है, तो इसीलिए हम यहाँ पर विद का यूज़ करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर क्या बनेगा? इन ब्लड, क्योंकि ब्लड जो है अनकाउंटेबल है, फीदर जो है काउंटेबल है लेकिन नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर फीदर के साथ हम विद लगाएंगे
और ब्लड के साथ इन लगेगा। यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा ही रोट अ लेटर इन ब्लड विद फीदर। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है माई फिंगर वाज कट डैश मी डैश अ नाइफ। माई फिंगर वाज कट डैश मी डैश अ नाइफ। हमने पढ़ा था कोई भी काउंटेबल चीज़ अगर होगी, तो अगर वो लिविंग होगी तो उसके साथ बाई लगेगा। मैं तो लिविंग हूँ, माई फिंगर वाज कट बाई मी। यहाँ पर काउंटेबल हूँ, मैन काउंटेबल है और लिविंग भी है, मैं लिविंग हूँ, मेरी वजह से मेरी उंगली कटी है तो यहाँ पर बाई आएगा। एंड माई फिंगर वाज कट बाई मी डैश अ नाइफ। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा विद अ नाइफ, क्योंकि नाइफ जो है ये काउंटेबल है लेकिन नॉन लिविंग है। नाइफ जो है काउंटेबल है लेकिन नॉन लिविंग है, यहाँ पर विद आएगा। अगर नॉन लिविंग कोई चीज़ काउंटेबल होगी तो उसके साथ विद आएगा। अगर काउंटेबल कोई चीज़ लिविंग है तो उसके साथ क्या आएगा, बाई। माई फिंगर वाज कट बाई मी विद नाइफ। इस वीडियो को बार बार देखिए, ये रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एबो एंड ओवर। एबो एंड ओवर OVER दोनों ही यूज़ होते हैं सर्टन हाइट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, अच्छी तरह इसको देखिएगा। एबो एंड ओवर जो है दोनों ही यूज़ होते हैं सर्टन हाइट के लिए, हम दोनों का यूज़ करते हैं। लेकिन ये वर्ड अलग अलग क्यों है, कहाँ पर एबो यूज़ होता है, कहाँ पर ओवर यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई चीज़ सर्टन हाइट पर है, लेकिन वो रेस्ट पर है, कहाँ पर है, लेकिन वो रेस्ट पर है, तो उसके साथ एबो का यूज़ आएगा। अगर कोई भी चीज़ सर्टन हाइट पर है, यहाँ पर है, लेकिन वो रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, तो उसके साथ एबो का यूज़ आएगा। ऐसे ही अगर कोई चीज़ सर्टन हाइट पर है लेकिन वो मोशन में है, तो उसके साथ ओवर का यूज़ आएगा। याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ सर्टन हाइट पर है लेकिन वो रेस्ट में है तो एबो का यूज़ आएगा। उसी तरह अगर कोई चीज़ सर्टन हाइट पर है लेकिन वो मोशन में है तो वहाँ पर क्या आएगा, ओवर का यूज़ आएगा। लेकिन जैसे देखिए एग्जांपल, आपके सर के ऊपर आसमान है तो रेस्ट पर है, आप डोडा में हो तो आसमान सर के ऊपर ही है, जम्मू जाओगे, दिल्ली जाओगे, वेस्ट इंडीज़ जाओगे, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाओगे तो जो स्काई है आपके सर के ऊपर ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे, अगर यहाँ पर आप इस वक्त जम्मू में हो तो आप ऊपर देखोगे, आपके सर के ऊपर क्या है, बादल है, क्लाउड्स है। लेकिन आप अगर फिर दिल्ली जाओगे तो वहाँ पर आपको ये क्लाउड्स नहीं मिलेंगे, या शाम को क्लाउड्स नहीं मिलेंगे, या सुबह मिलेंगे, दिन को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये मूवमेंट में है, क्लाउड्स जो है मोशन में है। क्लाउड्स के लिए हम क्या लगाएंगे, ओवर लगा सकते हैं। लेकिन स्काई के लिए, क्योंकि स्काई एक रेस्ट पर है, स्टैग्नेट है, हमेशा ही हमारे सर के ऊपर है, तो वहाँ हम एबो का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। द स्काई इज़ डाइजेस्ट माई हेड। अभी हमने यही एग्जांपल दी, स्काई जो है मेरे हेड के ऊपर है, यहाँ पर एबो का यूज़ आएगा, क्योंकि स्काई जो है वो रेस्ट पर है। कोई भी चीज़ अगर सर्टन हाइट पर है, इसके साथ साथ वो रेस्ट पर है, तो हम एबो का यूज़ करेंगे। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है द क्लाउड्स आर डाइजेस्ट माई हेड्स। क्लाउड्स पता है आपको, सुबह आपको दिखेंगे, 1 बजे नहीं दिखेंगे, शाम को फिर से दिखेंगे आपके सर के ऊपर से। तो ये मूवमेंट में रहते हैं, ये मोशन में रहते हैं, तो यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे, OVER ओवर का यूज़ करेंगे। तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स है बर्ड्स आर फ्लाइंग डाइजेस्टिव पॉन्ड। एक पॉन्ड है, लेक है, उसके ऊपर से बर्ड्स का झुंड फ्लाई कर रहा है, तो इसके लिए भी हम ओवर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बर्ड्स जो है मोशन में है, तो इसके लिए भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। ये जो है एबो है, अंडर है, या ओवर है, बिलो है, ये वर्ड्स जो है पोजीशन बताने के लिए भी यूज़ होते हैं, पोजीशन बताने के लिए भी इनका यूज़
होता है। लेकिन इतना आप याद रखिएगा, ये जो एबो है, एबो सर्टन हाइट के लिए यूज़ होता है, लेकिन रेस्ट पर होनी चाहिए कोई चीज़। ओवर जो है ये भी सर्टन हाइट के लिए यूज़ होगा, लेकिन वो चीज़ क्या होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अब बिलो एंड अंडर, इसके अपोजिट, एबो एंड ओवर के अपोजिट बिलो एंड अंडर। अगर इसके लिए भी याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है, किसी के नीचे है, तो वहाँ पर रेस्ट पर है तो बिलो का यूज़ आएगा। अगर कोई चीज़ मूवमेंट में है तो वहाँ पर अंडर का यूज़ आएगा। सर्टन डेप्थ के लिए दोनों ही वर्ड जो है सर्टन डेप्थ के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ सर्टन डेप्थ पर होगी लेकिन वो रेस्ट में होगी, सर्टन डेप्थ में होगी लेकिन वो रेस्ट में होगी, तो वहाँ पर बिलो का यूज़ आएगा। अगर कोई चीज़ सर्टन डेप्थ पे होगी लेकिन वो मोशन में होगी, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है पहली, द बॉल इज डाइजेस्ट द टेबल। द बॉल इज डाइजेस्ट द टेबल। बॉल अगर टेबल के नीचे है तो ये जाहिर सी बात है वो रेस्ट पर है, क्योंकि बॉल कोई लिविंग चीज़ नहीं है, खुद से मूवमेंट नहीं कर सकती जब तक हम उस पर फोर्स लगाएंगे। तो बॉल टेबल के अंडर है, टेबल के नीचे है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर बिलो का यूज़ होगा, क्योंकि बॉल जो है वो रेस्ट पर है। कोई भी चीज़ सर्टन डेप्थ पर होगी, अगर वो रेस्ट पर होगी तो हम उसको वहाँ पर बिलो का यूज़ करेंगे। ही इज़ सिटिंग डाइजेस्ट द ट्री। देखो, ही जो है लिविंग बीइंग है, ट्री के नीचे बैठा है, लेकिन ये लिविंग बीइंग है, ये मूवमेंट कर सकता है, ये मोशन कर सकता है, ये उठ सकता है, ये चल सकता है। हमने पढ़ा था अगर कोई चीज़ सर्टन डेप्थ पर है लेकिन वो मोशन कर सकती है, खुद से ही मोशन कर सकती है या मोशन में होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम अंडर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम अंडर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द बुक्स आर डाइजेस्ट द पिलो। द बुक्स आर डाइजेस्ट द पिलो। बुक्स जो है एक पिलो के नीचे है, पिलो के नीचे है, लेकिन आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर सीधा बिलो आएगा क्योंकि वो रेस्ट पर है, तो यहाँ पर बिलो नहीं आएगा, यहाँ पर अंडर आएगा। द बुक्स आर डाइजेस्ट द पिलो, अंडर द पिलो। जहाँ पर भी कोई कवरेज की, यहाँ पर कवरेज की बात है, जो पिलो ने है कवर करके रखा है बुक्स को, पिलो उसके ऊपर है, बुक्स उसे बुक्स को कवर करके रखा। जब भी कभी कवरेज की बात आए, जब भी कभी कवरेज की बात आए, सर्टन डेप्थ की बात हो रही लेकिन कवरेज की बात हो रही है, तो वहाँ पर अंडर का यूज़ आएगा। जैसे हम ब्लैंकेट लेते हैं, जैसे हम ये नहीं बता सकते हैं हम जो है ब्लैंकेट के बिलो है, हम बोलते हैं ब्लैंकेट के अंदर है। या रज़ाई लेते हैं या कुछ लेते हैं, हम बोलते हैं हम ब्लैंकेट के अंदर हैं। तो यहाँ पर कवरेज की, जहाँ पर भी कवरेज की बात होगी तो वहाँ पर अंडर का यूज़ होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ सर्टन डेप्थ पर है लेकिन वो रेस्ट में है, तो वहाँ पर बिलो का यूज़ होगा। अगर कोई चीज़ सर्टन डेप्थ पर है लेकिन वो मोशन में है, मोशन खुद से कर सकती है, तो वहाँ पर अंडर का यूज़ होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ कभी किसी चीज़ में कवरेज की बात हो रही है, कवरेज की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है द बुक्स आर डाइजेस्ट द पिलो, यहाँ पर अंडर आएगा क्योंकि यहाँ पर कवरेज की बात हो रही है, पिलो ने बुक्स को कवर करके रखा है। इसमें आप ऐसे भी याद रखिएगा, जब भी दो चीज़ें फिज़िकल कांटेक्ट में हों, जब भी दो चीज़ें फिज़िकल कांटेक्ट में हों, एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को अंडर किया है, उसको कवर किया है, तो उस वक्त हम अंडर का यूज़ करते हैं, उस वक्त बिलो का यूज़ नहीं। जब भी कवरेज की बात होगी, जैसे हम सोते हैं, अपने ऊपर ब्लैंकेट लेते हैं, तो उस वक्त अंडर का यूज़ करेंगे। हम बिलो का हम ये नहीं बता सकते हम बिलो दी कमल हैं, बिलो दी ब्लैंकेट है, एट्सेट्रा, ये नहीं होगा। एबो एंड बिलो, एबो एंड बिलो का दूसरा भी यूज़ है, ये होते हैं लेवल्स बताने के लिए। लेवल्स बताने के लिए एबो एंड बिलो का यूज़ भी होता है। लेवल्स, जैसे एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल लेंगे, हिज इंग्लिश इज़ डाइजेस्ट एवरेज, हिज इंग्लिश इज़ डाइजेस्ट एवरेज। हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बिलो एवरेज। क्या लगाएंगे, बिलो एवरेज। एबो एंड बिलो का यूज़ कहाँ पर होता है, लेवल बताने के लिए भी यूज़ होता है। अगर हम दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे लेंगे, द रिवर इज़ डैश डेंजर लेवल, द रिवर इज़ डैश डेंजर लेवल, तो यहाँ पर क्या आएगा, द रिवर इज़ एबो डेंजर लेवल, एबो डेंजर लेवल। जैसे अंडर है, अंडर का यूज़ रैंक बताने के लिए भी यूज़ है। जैसे हम बोलते हैं ये मेरे अंडर काम करता है, ये उसके अंडर काम करता है, ही इज़ वर्क डाइजेस्ट मी, ही इज़ वर्क अंडर मी, ये रैंक बताने के लिए भी इनका यूज़
होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन और इनटू। इन और इनटू, इन का यूज़ हम करते हैं, एक एनक्लोज्ड सरफेस होगी, पार्टिकुलर एरिया के अंदर की बात हो रही है तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं। लेकिन इनटू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब भी किसी एनक्लोज सरफेस में एंटर करने की बात होगी। जब आप किसी एनक्लोज सरफेस में एंटर कर रहे हो तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। जब किसी एनक्लोज सरफेस में आप एंटर हो रहे हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। लेकिन अब अगर पहले से ही किसी एनक्लोज सरफेस में के अंदर आप बैठे हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। जो पहली एग्जांपल है इनटू का, ऐसे भी हम यूज़ करते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जब मोशन की बात होगी। लेकिन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अगर हम ग्राउंड से क्लासरूम की तरफ आएंगे, ग्राउंड से क्लासरूम में आएंगे तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। ये किसके लिए यूज़ होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मोशन के लिए भी यूज़ होता है। एग्जांपल जो है, पहली एग्जांपल है ही इज़ सिटिंग डैश द क्लासरूम, वो पहले से ही क्लासरूम में बैठा है। तो यहाँ पर हमने पहले बात की थी, जब किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर की बात हो रही है, पहले से ही वहाँ पर आप प्रेजेंट हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम सीधा ही इन का यूज़ करेंगे, ही इज़ सिटिंग इन द क्लासरूम। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ही वॉक्स डैश द क्लासरूम। यहाँ पर अब बात हो रही है मोशन की, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, वो बाहर से क्लासरूम की तरफ आ रहा है, चल कर आया है या आ रहा है, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ही जंप्स डैश द रिवर, यहाँ पर भी बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। यहाँ पर भी पहले से ही नहीं था रिवर में, यहाँ पर ही रिवर में एंटर हो रहा है, जंप कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम इनटू का ही यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ऑन एंड अपान के बीच में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर ऑन लगता है तो कहाँ पर ऑन लगता है। देखो, अगर पहले से ही किसी सरफेस की बात हो रही है, किसी सरफेस पर पहले से ही कोई चीज़ है, अगर मेरे हाथ पर में पहले से ही मार्कर या पेन है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी सरफेस पर पहले से ही कोई चीज़ नहीं है लेकिन मोशन से रखी जाए, अगर मेरे हाथ में या टेबल पर मार्कर नहीं है लेकिन उसको मोशन से रखा जाए, मैं नीचे से उठाऊंगा, मार्कर जो है टेबल पर रखूंगा, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, वहाँ पर अपान का यूज़ होगा। लेकिन अगर पहले से ही टेबल पर मार्कर है, पहले से ही पड़ा है, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। इतना आप याद रखना, किसी भी चीज़ को किसी सरफेस पर अगर रखा जाए, मोशन से रखा जाए, तो वहाँ पर हम अपान का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी सरफेस पर कोई चीज़ पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वहाँ पर पड़ी है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल जो है पहली, माई पेन इज़ डैश टेबल, मेरा पेन जो है पहले से ही टेबल पर है, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। जो दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है, माई डॉग स्प्रैंग डैश द टेबल एंड सेट डैश इट। स्प्रैंग का मीनिंग होता है उछलना। स्प्रैंग का मीनिंग क्या होता है, स्प्रैंग का मीनिंग होता है उछलना। मैंने बोला था कि पहले से ही अगर डॉग टेबल पर नहीं था, अगर वो उछल कर आ रहा है, मोशन से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम अपान का यूज़ करेंगे। माई डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल एंड सेट, बाद में बैठा वो किस पर, ऑन टेबल पर वो बैठा। एक और वर्ड होता है यहाँ पर एंटर्स और इनटू, इनका यूज़। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखूँगा, रवि एंटर्स इनटू द रूम, तो ये सेंटेंस सही है गलत है, लेकिन ये गलत है क्योंकि एक सेंटेंस में एंटर और इनटू एक साथ नहीं आता है। यहाँ सिर्फ यहाँ पर इनटू नहीं आएगा, यहाँ सीधा रवि एंटर्स द रूम, रवि एंटर्स द रूम। एंटर्स इनटू एक साथ तब यूज़ होंगे जब किसी
के बात में घुसने की बात हो रही है, जब किसी के मैटर में घुसने की बात होती है, तब ये दोनों वर्ड एक साथ सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ऐसे एक साथ ये दोनों वर्ड सेंटेंस में यूज़ नहीं होते हैं, एंटर और इनटू। यहाँ सिर्फ एंटर का यूज़ होगा या इनटू का यूज़ होगा। अगर दोनों ये सेंटेंस में है तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये तभी यूज़ होते हैं, ये उस सेंटेंस में यूज़ होते हैं जिस सेंटेंस में बात की गई होगी किसी के मैटर में घुसने की, किसी के डिसीजन में घुसने की, तब जाके ये दोनों वर्ड एक साथ यूज़ होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल देखें, अगर एग्जांपल हम कोई लेंगे, जैसे ही इज़ ट्राइंग टू एंटर इनटू माय मैटर्स, फिर आएगा। अगर किसी के मैटर में घुसने की बात होगी फिर ये दोनों वर्ड एक साथ आएंगे, लेकिन ऐसे एक ही आता है। जैसे पहली एग्जांपल दी थी मैंने, रवि एंटर्स द रूम, सीधा एंटर्स, फिर इनटू का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के मैटर में घुसने की बात होगी, जैसे ही इज़ ट्राइंग टू एंटर इनटू माय मैटर्स, फिर जाके ये दोनों वर्ड एक साथ यूज़। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है, कुछ टाइम प्रीपोजिशन है, इन्हें टाइम प्रीपोजिशन कहा जाता है। सिंस, फॉर एंड फ्रॉम जो है, इन्हें टाइम प्रीपोजिशन कहा जाता है। टाइम प्रीपोजिशन में आप याद रखिएगा, जो सिंस है, सिंस परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी पार्टिकुलर टाइम बताने की बात होगी, याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस में जब भी पार्टिकुलर टाइम बताने की बात होगी तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। फार जो है, फार सभी सेंटेंस में यूज़ होगा। जब भी ड्यूरेशन की बात होगी, जब भी ड्यूरेशन की बात होगी तो सभी सेंटेंस में फार का यूज़ होगा। लेकिन सिंस का यूज़ जब पार्टिकुलर टाइम बताने की बात होगी, जब पार्टिकुलर टाइम बताने की बात होगी तो सिंस का यूज़ होगा। उसके बाद जो फ्रॉम है, फ्रॉम भी पार्टिकुलर टाइम बताने के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन फ्रॉम जो है परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। सिंस किस में यूज़ होता है? सिंस पार्टिकुलर टाइम बताने के लिए यूज़ होता है, लेकिन किन सेंटेंसों में? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस में। और फार जो है सभी सेंटेंस में यूज़ होता है, क्या बताने के लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए। और जो फ्रॉम जो है, ये फ्रॉम सभी सेंटेंस में यूज़ होता है पार्टिकुलर टाइम बताने के लिए, लेकिन जो है परफेक्ट टेंस को छोड़कर। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे सिंस, फार और फ्रॉम के बेसिस पर। पहली एग्जाम्पल है, आई हैव लिव्ड हियर डाइजेस्ट 1945। आई हैव लिव्ड हियर, ये यहाँ पर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर एक पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। आई हैव लिव्ड हियर डाइजेस्ट 1945, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया है, पार्टिकुलर टाइम दिया है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जो दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है, ही इज़ इल डाइजेस्ट 2 days, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की गई है, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की गई है। ये नहीं बताया है किन 2 दिनों से। ही इज़ इल डाइजेस्ट 2 days, पता नहीं किन 2 दिनों से वो इल है, वो बीमार है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में हम फार का यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, ही हैज़ बीन वर्किंग डाइजेस्ट लास्ट 2 hours, डाइजेस्ट लास्ट 2 hours, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया है लास्ट 2 hours, वो वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी सिंस का यूज़ होगा। तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स में भी सिंस का यूज़ होगा। जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, आई शैल स्टार्ट दिस कैंपेन डाइजेस्ट 2024, यहाँ पर पार्टिकुलर टेंस है, पार्टिकुलर टाइम है, पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस है। हमने बोला था कि एक्सेप्ट परफेक्ट टेंस किसी का भी यूज़ किसका यूज़ यहाँ पर किया जाएगा? तो फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। हमने देखा था फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है? सभी सेंटेंसेस के साथ पार्टिकुलर टाइम अगर दिया होगा, लेकिन परफेक्ट टेंस को छोड़कर। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ होगा। आई शैल स्टार्ट दिस कैंपेन फ्रॉम 2020। जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अब, इन, विद इन और बिफोर, इनका मतलब क्या है? कहाँ पर ये यूज़ होते हैं? इन जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, विद इन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड। विद इन बोलते हैं ना, आपने ये काम करना है विद इन 2 घंटे में, आपने ये काम करना है विद इन वीक में, विद इन मंथ में। बिफोर कहता है पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बिफोर इस टाइम से पहले, बिफोर 4 PM,
बिफोर 5 PM, बिफोर 8 PM आपने ये काम ख़त्म कर देना है। इनका हम यूज़ करते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये चैप्टर ख़त्म करना है। विद इन हम टाइम लिमिट देते हैं, 1 घंटे का टाइम देंगे, हम बोलेंगे इस घंटे के इस आवर्स के अंदर अंदर आपने काम ख़त्म करना है। जो बिफोर है पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है कि तुम्हें जैसे प्रीपोजिशन ख़त्म करनी है 3 बजे से पहले, 4 बजे से पहले, ऐसे बताया जाता है। इसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स है यहाँ पर है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है यहाँ पर वी विल डू इट इन अ वीक, वी विल डू इट इन अ वीक, मैं इसे वीक में ख़त्म करूँगा। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है वी विल डू इट विद इन अ वीक, विद इन अ वीक एक वीक का टाइम दिया है, उसके अंदर अंदर आपने ये काम करना है। एंड वी विल डू इट बिफोर मंडे, यहाँ पर बिफोर मंडे से आपने ये ख़त्म करना है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद है ऑफ एंड ऑफ, OF एंड OFF। 2 ऑफ हैं, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? एक ऑफ तो होता है OF, एक होता है OFF। ये 2 ऑफ हैं, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? प्रीपोजिशन में। OF ऑफ जो है ये रिलेशनशिप बताता है, उसका उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, जैसे विंडो का रूम के साथ कैसा रिलेशनशिप है, पोजीशन बताता है OF ऑफ। और जो OFF ऑफ क्या है, ये सेपरेशन बताता है, अलग कर देता है। ये क्या बताता है? सेपरेशन बताता है। अब एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा सारा। पहली एग्जांपल है द डोर ऑफ द रूम इज़ ओपन। यहाँ पर दोनों ऑफ दिए हैं, आपने इसमें से एक ऑफ को चुनना है। द डोर ऑफ द रूम इज़ ओपन, दोनों ऑफ दिए हैं, इसमें से OF ऑफ भी है, OFF ऑफ भी है। आपने देखना है कौन सा ऑफ यहाँ पर सूट करेगा इस सेंटेंस में, जो इस सेंटेंस को करेक्ट करेगा। देखो यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है, यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही, यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही। यहाँ पर बताया जाता है ये जो डोर है, ये इस रूम का जो डोर है ये ओपन है, इस कमरे का दरवाज़ा जो है ये खुला है। ये पोजीशन बताया जाता है, रिलेशनशिप बताता है। जब रिलेशनशिप पोजीशन की बात होगी तो हम OF ऑफ जो है उसका यूज़ करेंगे। जैसे द डोर ऑफ द रूम इज़ ओपन, OF ऑफ का यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप पोजीशन की बात हो रही है। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है ही फेल ऑफ, OF ऑफ OFF ऑफ द बाइक, वो बाइक से गिर गया। देखो यहाँ पर सेपरेशन की बात हो रही है, वो बाइक पर बैठा था, चल के आ रहा था, लेकिन अचानक से बाइक से वो गिर गया और सेपरेट हो गया। पहले वो बाइक पर था, अब वो नीचे गिरा है, अब सेपरेट हो गया। जब भी सेपरेशन की बात होगी तो OFF का यूज़ होगा। जब भी सेपरेशन की बात होगी तो OFF का यूज़ होगा। इसके बाद जो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है रवि टुक OF ऑफ हिज कोट। यहाँ पर भी सेपरेशन, रवि जो है उसने अपना कोट निकाला। पहले तो जो कोट उसने पहना था, पहले कोट उसने पहना था, फिर कोट उसने अलग कर दिया, सेपरेट हो गया। सेपरेशन की बात होगी तो यहाँ पर भी OFF ऑफ का ही यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फार एंड ड्यूरिंग में क्या फ़र्क है? फार कहाँ पर यूज़ होता है, ड्यूरिंग कहाँ पर यूज़ होता है? दोनों ही ड्यूरेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अगर दोनों ड्यूरेशन के लिए यूज़ होते हैं, फार भी ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, ड्यूरिंग भी ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, तो फिर ये 2 वर्ड क्यों है? इसको हम देखेंगे। फार जो है ये टाइम पीरियड के साथ यूज़ होता है, फार जो है टाइम पीरियड के साथ यूज़ होता है, और ड्यूरिंग जो है ये नॉन के साथ यूज़ होता है। ड्यूरिंग एक्सप्रेस करता है टाइम जब कुछ हुआ है, जब कोई एक्शन हुआ होगा, उस एक्शन को बताने के लिए ड्यूरिंग का यूज़ होता है। ड्यूरिंग नॉन के साथ यूज़ होता है, और उस टाइम को एक्सप्रेस करते हैं जब कोई हैपनिंग हुई होगी, उसके साथ ड्यूरिंग का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर डाइजेस्ट 3 years। जब ही हैज़, इससे पहले आप सुने एक बार, मैंने बोला जो ड्यूरिंग है ये नॉन के साथ यूज़ होता है। ये नॉन उस टाइम को एक्सप्रेस करता है जब कोई भी एक्शन होता है। ये नॉन, कौन सा नॉन? ड्यूरिंग के साथ जो नॉन लगता है ये उस टाइम को एक्सप्रेस करता है जब कोई भी एक्शन होता है। यहाँ पर जो पहली एग्जांपल है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर डाइजेस्ट 3 years, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा ही हम फार लगाएंगे। हमने पढ़ा था फार जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है नो वन स्पोक डाइजेस्ट द मीटिंग,
यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नॉन है। तो हमने पढ़ा था जब भी किसी हैपनिंग की बात हो रही है तो वहाँ पर हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। जब भी हमने देखा था कि जब भी कोई नॉन जो होगा ये टाइम को एक्सप्रेस करेगा, जब भी कोई एक्शन होता है तो उस वक्त हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे दूसरी एग्जांपल हम लेंगे, हमने डाइजेस्ट द वार मैनी पीपल सफर्ड हार्डशिप। यहाँ पर भी वार जो है नॉन है, तो यहाँ पर किसी हैपनिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर भी ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।